आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, जिसे हम गठिया भी कहते हैं, ये उम्र से जुड़ी बीमारियों में सबसे आम बीमारी है। हमारा गलत खान पान, तर्ज ज़िंदगी, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा, इन सभी वजूहात से जो है ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ना ही सिर्फ बुज़ुर्गों में देखने को मिल रही हैं बल्कि नई नस्ल में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। अर्थराइटिस या गठिया में ज़्यादातर आपके जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन रह सकती है। साथ ही साथ ये दिक्कत आपके पूरे शरीर में भी हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आज आप हमारे इस प्रोग्राम में लाइव हमारे एक्सपर्ट से अर्थराइटिस पर कोई भी सवालात करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो पे हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, हर किसी की ख्वाहिश एक सेहतमंद जिस्म और खुशगवार जिंदगी की होती है और इसके हुसूल के लिए हम काफी कुछ करते भी हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ना चाहते हुए भी कुछ बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और इन्हीं में से एक तकलीफ जो बहुत आम है वो है आर्थराइटिस यानी गठिया। कहा तो यही जाता है कि ये तकलीफ ज्यादा उम्र में जाकर होती है, लेकिन तहकीक से ये बात सामने आई है कि अब कम उम्र के अफराद भी इस मर्ज का सामना कर रहे हैं। गठिया दरअसल जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक एक बीमारी है। इसकी शुरुआत अमूमन जिस्म में पाँव के अंगूठे से होती है, क्योंकि इसमें खून की रवानी कम होती है और यूरिक एसिड को यहाँ अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है और फिर ये मर्ज सामने आता है। जिस्म में यूरिक एसिड खारिज न होने की सूरत में जिस्म में मौजूद जोड़ों के अतराफ में ये जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे जोड़ों पर सूजन महसूस होने लगती है और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द भी होता है। गठिया, जिसे जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश या हड्डियों की आतिश जनी भी कहा जाता है, पहले सिर्फ बुजुर्ग अफराद का मर्ज समझा जाता था, लेकिन अब नौजवान भी इस तकलीफदेह मर्ज का सामना कर रहे हैं। आज भी लोगों की अक्सरियत इसकी इब्तदाई अलामात को उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज कर देती है। यहाँ तक कि चाल ढाल में टेढ़ापन तक नुमाया हो जाता है। इसमें हड्डियों के जोड़ों पर सूजन या वर्म आ जाता है। नतीजतन जोड़ों को हरकत देने में शदीद किस्म का दर्द होता है। इससे मुतासरा मरीजों की हड्डियों के सिरे घिस जाने की बायस रगड़ खाते हैं और फिर उठते बैठते चलते हुए दर्द की शदीद लहर सी उठती है। अगर शुरुआती मरहले में मर्ज का पता न चले तो जोड़ नाकाबिले हरकत हो जाते हैं और मरीज बहुत ही कम चल पाता है, वो भी सहारे से। आज की तब्दील होती हुई तर्ज जिंदगी, मोटापा, गलत ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल वगैरह वगैरह, इन वजूहात के सबब गठिया का मर्ज लोगों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है। गठिया का सबसे ज्यादा असर घुटनों में और उसके बाद कूल्हे की हड्डी में महसूस होता है, लेकिन इसका असर जिस्म और जोड़ों पर भी होता है। सुबह उठने के बाद जोड़ों में दर्द महसूस होना, पैरों में सूजन का महसूस होना, जोड़ों में सख्ती आ जाना, मुस्तकिल थकावट रहना, जिस्म में खून की कमी का होना, ये गठिया की कुछ अलामात हैं। लेकिन वाज़ेह रहे, अगर वक्त पर मालूम हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। इसके साथ ही अगर शुरुआत से ही वजन पर खास तौर से काबू रखा जाए, बाकायदगी से वर्जिश के साथ मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए और एक मुस्बत सोच रखी जाए तो इस गठिया के मर्ज से बचा जा सकता है और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। हेलो डॉक्टर की आज की पेशकश में हम आपको बताएंगे हाउ टू मैनेज योर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, किस तरह की तर्ज ज़िंदगी को अपनाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकें। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक स्पेशल पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं सबसे बेहद खास एक्सपर्ट डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल से। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ जैदी,
डीन एंड सीनियर कंसल्टेंट यूनानी फिजिशियन हमदर्द यूनिवर्सिटी से आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे डॉक्टर उमा। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आर्थराइटिस होता क्या है और इस कितने टाइप्स होते हैं आर्थराइटिस के? आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना, उनमें सूजन आना, जोड़ों के आसपास लालिमा आ जाना, और जब सुबह सो के उठते हैं, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जकड़न रहती है और वो जकड़न 30 मिनट से ज़्यादा तक रह सकती है। 2-4 मिनट की है तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कही जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, राइट, ये समझना भी ज़रूरी है। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो हम इसको ब्रॉडली 2 भाग में बांट देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें सूजन होती है और वो बहुत सीरियस प्रकार का गठिया होता है। दूसरी होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसकी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कहते हैं, उम्र दराज लोगों में जो गठिया होता है वो इस कैटेगरी में आता है। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीजेस का एक ग्रुप है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ल्यूपस, शोग्रेन सिंड्रोम, वैस्कुलाइटिस, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस। और कहना चाहिए कि 200 से ज़्यादा प्रकार की कंडीशंस होते हैं जिसमें जोड़ों पर असर आता है, जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। ओके, सो डॉक्टर अरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, ये आर्थराइटिस है, हम इसको कैसे इसको समझें? देखिए, जैसे मैम ने कहा कि आर्थराइटिस जब होती है तो इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी, तो जैसे अगर आपको पता लगाना है कि इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी है, तो इन्फ्लेमेटरी का एक पर्टिकुलर सिम्टम्स आएगा, जैसे कि लालिमा हो जाना, सूजन हो जाना। तो ये आपको और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, अगर आपको फीवर जैसा लग रहा है, थकान जैसा लग रहा है, तो ये हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी की तरफ हमारा इशारा होता है, यानी कि आर्थराइटिस की जी तरफ? हाँ, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरफ हमारा इशारा हो रहा है। और अगर ये भी, अगर देखिए, अगर किसी जोड़ में दर्द हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक सिंगल ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, तो इसको आर्थराइटिस से इतर कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि मल्टीपल ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर दोनों घुटने को इन्वॉल्व कर रहा है, तो यानी कि ये आर्थराइटिस की तरफ सिम्टम्स जा रहा है। और अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी है, दैट मीन्स कि जैसे एज रिलेटेड, जो कि घुटना, अगर सामान्य भाषा में बोलूँ कि घिसने, जोड़ों का घिसना जिसको बोलते हैं, अगर उस तरह की है तो उसमें इन्फ्लेमेशन कम होगा। उसमें जो ये सिम्टम्स मैंने बताया कि बुखार आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, या फिर मरीज को थका थका महसूस कर सकता है, ये सब सिम्टम्स नॉन इन्फ्लेमेटरी में नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर जैदी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यूनानी में अगर हम गठिया की बात करते हैं तो आपका क्या नज़रिया है, क्यों, किस रीज़न से बीमारी होती है? जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि 2 तरह के आर्थराइटिस को बेन आर्थराइटिस में हमने लिया है, एक इन्फ्लेमेटरी और दूसरा नॉन इन्फ्लेमेटरी, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यूनानी के एतबार से जो अगर हम इसका पैथोलॉजी का बात करें तो यूनानी का थ्योरी ह्यूमरल बेस्ड थ्योरी है। उन ह्यूमर्स के अंदर जब कहना चाहिए डेविएशन होता है, कोई भी ह्यूमर्स जो है उसका ज़्यादा होना जो है कि नई अलामत पैदा करता है आर्थराइटिस के लिए। जैसे सपोज जो लोग होते हैं जिनका कहना चाहिए बलगमी मिजाज होता है, स्पटम होता है, 4 डिफरेंट टेम्परामेंट हैं यूनानी के अंदर, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ बलगमी मिजाज, उन लोगों को ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो भी कंडीशन हो, चाहे वो मेलेनकोलिक हो, चाहे वो बलगमी हो, या ब्लडी कंडीशंस हो, जो ह्यूमरल बेस्ड थ्योरी है, उसके हिसाब से जो भी आर्थराइटिस होते हैं, इनमें से किसी भी आर्थराइटिस का, चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, या एनकाइलोजिंग उसकी बात करें, तो वो इस पर सारी चीज़ें किसी न किसी तरह से एग्जिबिट करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमा, कैसे पता चले कि एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है? हम ये कैसे पहचाने कि अब हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो? बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये है कि जो आर्थराइटिस होती है वो एक मेडिकल इलनेस है। तो कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसका इलाज दवाओं से किया जा सकता है, तो वो फिजिशियन के पास जाएंगे, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, और रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। और जहाँ पे ट्रॉमा रिलेटेड इलनेसेस हैं, बोन ट्यूमर्स होते हैं, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है जो हम ऑस्टियो की बात कर रहे हैं, तो इन सब डिसऑर्डर्स के साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। ओके जी। तो वजह क्या होती है आर्थराइटिस के होने की? बहुत सारी वजह होती हैं, और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करें तो क्या होता है, जब हम मशीन चलती है तो उसके पुर्जे घिसते हैं। ऐसे जब हम जॉइंट्स को यूज़ करते हैं तो जॉइंट में भी वेयर एंड टेयर होती है, और
उसके बाद वो रिपेयर प्रोसेस भी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन जब वो डैमेज इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब कि आप अपने जॉइंट को अब्यूज़ कर रहे हैं और उनको मौका नहीं दे रहे हैं कि वो रिकवर कर सके उस पीरियड में, तो वो डैमेज इकट्ठी होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो यंग लोग हैं उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे मोबाइल यूज़ करना है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उंगलियां चल रही हैं, रिस्ट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, बहुत टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये दोनों अंगूठे चल रहे हैं, तो उसमें दोनों अंगूठों के जोड़ों की ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऐसे ही घुटनों में बहुत देर तक आलती पालती मार के बैठना, जैसे देखते हैं पूजा में वो कुछ ऐसी पोजीशंस होते हैं जो इसमें नी को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ओबेसिटी, मोटापा, उससे कहते हैं कि 1 किलो वजन बढ़ता है तो नी पे 3 kg वेट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और इसके अलावा खान पान जिसकी आपने बात की, जीवन शैली, उसका असर हमारे जोड़ों पे पड़ता है। और जहाँ तक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात है, मैं अगर ऑटो इम्यून आर्थराइटिस पे फोकस करूँ तो इनमें जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनको कुछ रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं, और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग करना शुरू कर दें, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, राइट, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं, और कुछ एक बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में जो हमारी यूवी लाइट होती है उससे भी वो प्रेसिपिटेट होती हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करने वाली है कि मैंने जेनेटिक वर्ड यूज़ किया, उससे लोग ये ना समझें कि ये बीमारियां हेरिडिटरी हैं, कि मदर में है तो बच्चे में हो जाएगी, ये फादर में है तो बच्चे में हो जाएगी। ये सवाल बिल्कुल मैं आपसे आगे ज़रूर लेना चाहूँगी। डॉक्टर अरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्ली साइंस की अगर हम बात करते हैं कि हमें आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसके अर्ली साइंस कुछ तो होते होंगे जिससे ये पहचाना जाए कि हाँ अब हम दिक्कत हो रही है। जी देखिए, मैंने फिर बोला कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जैसे मैम ने बोला डिजेनरेटिव डिजीज है, ये एज के प्रोसेस ही है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वियर एंड टियर होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। फीमेल में ये जल्दी डेवलप होता है क्योंकि 40 ईयर के बाद मेनोपॉज होता है और जो रसायन अभिक्रियाएं होती हैं फीमेल में वो बंद हो जाती है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस फीमेल में अर्ली स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द मेल। पुरुषों में लगभग 60-70 के बाद ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक जो बीमारी होती है देखने को मिलती है। लेकिन जब अर्ली साइन की बात करें हम, जैसे अगर मैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करूं तो उसमें क्या है, मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्मॉल ज्वाइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि हाथों उंगलियों के ज्वाइंट में सूजन हो सकती है, सुबह सुबह अकड़न हो सकती है। पेशेंट ये आके बता सकता है कि मुझे जब मैं सुबह उठता या उठती हूँ तो मुझे हाथों में ऐसा लगता है कि हाथ अकड़ गए हों, मेरा काम नहीं कर रहे हैं। पैरों की उंगलियों में जो जोड़ है उसमें दर्द हो सकता है। छोटी ज्वाइंट से स्टार्ट होकर बड़े बड़े ज्वाइंट जैसे कि नी है, हिप में, इसमें भी दर्द हो सकता है। स्पाइन जो हमारे बैकबोन है उसमें भी दर्द हो सकता है। तो ये अर्ली साइन है स्वेलिंग। अर्ली अगर जैसे इन्फ्लेमेटरी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं तो अर्ली जो मॉर्निंग स्टिफनेस पे क्लियर साइन लेके पेशेंट आता है कि मुझे सुबह सुबह जब मैं उठता या उठती हूं तो वो अकड़न हो जाती है, सूजन, छोटे छोटे ज्वाइंटों में सूजन स्टार्ट होती है, और ये फिर आगे चढ़ के अगर इसका इलाज ना कराया गया, अगर इसका सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे बड़े ज्वाइंटों को, क्योंकि बोला भी जाता है कि रूमेटॉइड जो फीवर होता है वो हार्ट से स्टार्ट होता है और ज्वाइंट को खराब कर देता है। तो इस पे हमें जितनी जल्दी हम अपने डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करेंगे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम छोड़ दिए तो जैसे मैम ने बोला कि अभी तो ये मेडिसिन से हम क्योर कर सकते हैं, उसके बाद ये ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन हो गया तो 100% ऑर्थोपेडिशियन का काम आ जाता है, फिर वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होता है। ओके, अगर हम यूनानी में बात करें सब दिक्कतों की, तो आप क्या देखते हैं कि क्या अर्ली साइंस, जैसे आपके पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो किस तरह की दिक्कतें लेके आते हैं? जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खासतौर से जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और उसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो बहुत से लोग जो है उसके अंदर बड़ा रिलेक्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ उठते हैं, आधा घंटा और 100 मतलब उससे कम ज़्यादा टाइम उसको स्टिफनेस रहता है, और उसके बाद में वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो वो इग्नोर करते चलते हैं। तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि वो प्रॉब्लम एक्यूमुलेट होती जाती है, और एक्यूमुलेट होने के बाद में फिर वही रिप्लेसमेंट की जो है स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट हो, इधर पेशेंट्स अपने आप को यानी करना चाहिए, फटीग महसूस कर रहा हो, स्टिफनेस महसूस कर रहा हो, या कहना चाहिए कि इवनिंग में खास तौर से पेशेंट्स को ये महसूस हो रहा हो कि वो थका हुआ है, या पेशेंट्स की हैबिट्स से कहना चाहिए कि जैसे स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर
फॉर दिस अर्थराइटिस। आजकल तो सब लोगों को स्ट्रेस सबको है, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल और ऐसा है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे फिंगर तो कहीं और चल रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल कहीं रहा और है। चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से एक बड़ा फर्टिलिटी, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व हो रही है इन दोनों तरह के आर्थराइटिस में, जो चाहे आप कहें रूमेटॉइड या आप बात करें कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। तो डॉक्टर उमा, जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम, मतलब इसका एक रीज़न बन सकता है। और स्ट्रेस तो हम देख रहे हैं कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, भागदौड़ वाली ज़िंदगी है हमारी। तो क्या चांसेस ये आपको लगता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ सकते हैं इसके होने के? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो गठिया है यानी कि आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। ओके। जैसे कि फीवर अगर है तो फिर फीवर ट्यूबरक्लोसिस से भी हो सकता है, टाइफॉइड भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकता है और कोई और बीमारी भी हो सकती है। ऐसे ही गठिया जो है वो एक लक्षण मात्र है। ओके। और जो बीमारी है जिसमें गठिया हो रहा है उसके दूसरे लक्षण भी पेशेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को ल्यूपस की बीमारी हो गई है तो उसमें क्या होगा कि फीवर होता होगा, चेहरे पे रैशेज आते होंगे और बाल झड़ते होंगे, गुर्दे पे असर आ जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण उस बीमारी में मिल गए। ऐसे कोई दूसरी बीमारी है तो उस बीमारी के और भी लक्षण मरीज में आएंगे। Okay. और ये सोचना कि गठिया सिर्फ जोड़ों तक सीमित होती है, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि गठिया का असर शरीर के दूसरे भागों पे भी पड़ता है और वो हेड से लेके टोट तक किसी भी अंग पे पड़ सकता है। Okay. गैंग्रीन हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, लंग्स में अफेक्ट आ जाए तो उसके बाद सांस फूल सकती है, ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है, एक्यूट इमरजेंसी करके पेशेंट जो है वो जा सकता है कि हॉस्पिटल, कुछ भी ऐसे इमरजेंसी हो सकते हैं। तो ये समझना कि सिर्फ जोड़ों तक है और दर्द की दवाएं खा लिया तो ठीक हो गया या जकड़न एक्सरसाइज से ठीक हो गई तो हम ठीक रहेंगे, ये भी मैसेज लोगों में नहीं जाना चाहिए। अगर जो सिम्टम्स बार बार बताए जा रहे हैं जो गठिया के होते हैं, इन्फ्लेमेशन के होते हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर रूमा ने बताया हमें कि सिर्फ ये सिम्टम्स आ जाने से एक्सरसाइजेज अपने आप से करने में, कोई भी चीज़ अपने आप से करने में, इससे बेटर यही है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से करें। डॉक्टर रूमा, एक और बहुत बड़ा एक मसला रहता है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर बीमारियाँ ये कहा जाता है कि जेनेटिक हेरिडिटरी होती हैं। सेम विद गठिया, कि क्या ये भी हेरिडिटरी एक बीमारी है कि अगर आपके पेरेंट्स को है या किसी में है ब्लड रिलेशन में तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये बीमारी हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। इसका मतलब होता है कि हो सकता है इस रूम में जितने लोग हैं उन सब में जीन्स हो गठिया होने के। ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको हो जाए, हो सकता है एक को हो या किसी को भी ना हो। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और कौन सा रिस्क फैक्टर आता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये बात है ऑटो इम्यून डिजीजेस की। या दूसरी बीमारियां हैं जिसमें गाउटी आर्थराइटिस कह देते हैं कि यूरिक एसिड जो है, तो उस कैटेगरी में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनको कहते हैं कि फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होता है। वो उसी तरह से है जो कहते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपके पेरेंट्स में है तो आप में 30% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डायबिटिक होने के। तो वी कैन ओनली से कि अगर एक फैमिली में ऑटो इम्यून इलनेसेस की हिस्ट्री है तो थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं होने के, पर हेरिडिटरी बिल्कुल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच ये बात क्लियर करने के लिए। तो अगर जैसे कि मैम ने अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात की, तो इसके रीजंस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या रीजंस होते हैं इसके और क्या इसके कोई प्रिवेंशन हैं? देखिए, जैसे मैम ने कहा कि ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि सब में, क्योंकि जीन हम में सब में है और कौन कौन एक्सप्रेस करता है उसके कारण वो डिजीज़ होती है। तो वही ऑटो इम्यून की बात क्या है कि करता क्या है ये ऑटो इम्यून डिजीज़। जैसे मान लीजिए कि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑटो इम्यून की बात करता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज रिलेटेड डिजीज़ है और ये वियर एंड टियर की वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगा। लेकिन ऑटो इम्यून क्या करती है, हमारे अंदर जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उस पर वो हमारी इम्यून सिस्टम उस पर एक्टिव हो जाती है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन जब साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें बॉगी स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो डिस्ट्रक्शन करने लगती है। तो जो काम हम वियर एंड टियर के बाद हो रही थी वो हमारी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रही है। ये अगर मैं मोटा मोटी समझाना चाहूँ दर्शकों को तो ये है ऑटो इम्यून और दूसरी डिजीज़ की वजह से। ओके। इसी तरह क्या है, किसी भी जोड़ों में यही काम करती है। पहले सबसे पहले हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमको डिस्ट्रक्शन तक ले आती है और इसके कारण हमारा गठिया और आगे एग्जर्वेट हो जाता है। राइट। डॉक्टर जैदी, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, अगर जिस तरह से कहा जाता है कि एक्सरसाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम जॉइंट पेन्स की बात करें, तो आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इसको?
देखिए एक्सरसाइज पे मैं आऊँगा, पहले तो इम्यून सिस्टम की हम बात अभी कर रहे थे। जी। मैं बहुत आम ज़बान में ये बता दूं कि बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जी। जो भी कुछ होता है, सपोज आपको फीवर आया तो फीवर आया डिफेंस सिस्टम के नतीजे में। अगर आपका डिफेंस सिस्टम नहीं है तो फिर आपको फीवर नहीं आएगा। तो ऑटो इम्यून की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो कुछ बिगड़ जाता है। कहना चाहिए अपने ही नॉर्मल सेल्स को किल करने लगता है। सो दैट एक नई कहना चाहिए मैकेनिज्म स्टार्ट होती है जो तरह तरह की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम करती है, जिसमें से ये आर्थराइटिस भी एक है। इस पे मैं एक बात और जानना चाहूँगी आप सभी से। कहते हैं कि इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भी अगर वो इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बैक हिट भी करता है। ऐसा भी क्या मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती है तो वो वापस हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है सोचना, क्योंकि जो एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इम्यूनिटी की बात आई है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो विमेन हैं उनका इम्यून सिस्टम इज़ बेटर देन मेल्स, बिकॉज जो इम्यून रिलेटेड जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, एंड विमेन जो हैं उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। राइट, और जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड में रोल प्ले करते हैं, और वो इसलिए वो भी एक वजह बन जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज होने के ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्री मीनोपॉजल स्टेज में। और उस जैसे जैसे एज बढ़ती है वुमेन की, वैसे जो डिफरेंस है, जेंडर रेशियो है, वो जो है छोटा होता जाता है, मतलब फिर बराबरी तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों क्योंकि जो हार्मोन्स का जो रोल है वो तो खत्म हो जाता है मीनोपॉज तक। तो इसलिए जो अच्छा आपने कहा कि जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी और ऑटो इम्यून डिजीजेस होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, ये बात समझ में आ सकता है। लेकिन ये सोच लेना कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल इम्यून प्रोसेस है वहाँ पे एक इम्यून टॉलरेंस होता है। मतलब हमारे बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, सेल्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है हमारा इम्यून सिस्टम, और जब वो रिकॉग्नाइज करना बंद कर देगा हमारे बॉडी के सेल्स को, फॉरेन बॉडी समझेगा इन द प्रोसेस। जैसे कोविड के बाद भी हमने देखा लोगों में ऑटो इम्यून इलनेसेस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो वायरस को की जो प्रोटीन है या जो उसकी न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे जो ह्यूमन प्रोटीन्स है उसको रिजेंबल करती है। तो उसको बाहर निकालने के चक्कर में हमारे बॉडी सेल्स पे भी वो एक्ट करना शुरू कर देगा। तो दैट ट्रिगर्स ऑटो इम्यूनिटी। ओके, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए। डॉक्टर सैदी, आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसे पूरा करें। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है उसी को जो है अपने नॉर्मल सेल्स को किल करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट है। जैसे अभी कहा मैम ने कि ऐसा नहीं है जैसे आप कह रही हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको जो है वो उसकी बॉडी को हिट करने लगेगा, ऐसा नहीं है। अभी आप बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए एक्सरसाइजेस में हम आते हैं, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना तो ऑब्वियसली वो जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो हम कहते हैं कि लाइट एक्सरसाइजेस आपको करते रहना चाहिए। किसी को पेन है, जैसे जॉइंट का पेन है, नहीं कर पाते हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिकली उनको बताया जाता है कि इस तरह की एक्सरसाइज या ये वाला फॉलो कीजिए, इस तरह की नहीं करनी है? आई थिंक कुछ एक्सरसाइज का बिल्कुल रिजीम में बताया जाएगा उनको कि किस प्रॉब्लम में कितनी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है, कितना प्रेशर आपको देना है, और कहाँ से सपोज आपको वॉल से करना चाहिए, वो लेना है, प्रोटेक्शन लेना है, या आपको फ्लोर के ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप सहारा ले सकते हैं। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली जो जॉइंट से सिक है उसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज करने की बात नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि उससे फिर वेयर और टियर का जो है वो अंदेशा बढ़ जाएगा। तो हमको एक बहुत ही करना चाहिए मुतदल, जिसको करना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइजेस को एडवाइस करना है पेशेंट्स को, और वो डिफरेंट जॉइंट में डिफरेंट एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की किसी को दिक्कत रहती है आर्थराइटिस की या जॉइंट पेन की, तो जो भी रिजीम जैसे कि आपने कहा फॉलो करना है एक्सरसाइज का, वो अपने डॉक्टर से ही पूछ के करना चाहिए, रादर देन जिम इंस्ट्रक्टर या किसी और से पूछ के। एक्सरसाइज में एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ कि जैसे एक्सरसाइज हर जॉइंट के अलग अलग तरीके हैं और सबके मैकेनिज्म है कि क्यों हम ये एक्सरसाइज क्यों बता रहे हैं। जैसे मैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि आपका तो खुद का ही कहना है कि जवानी में कसरत, बुढ़ापे का सहारा। हाँ, मैं उसका मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर आपकी बात आगे पूरी करते हैं। हेलो हेलो, टेक्निकल इशू में भी जी।
तो जो आपने बोला ये कि जवानी में कसरत बुढ़ापे का सहारा, तो इसका कारण मैंने पहले भी बताया कि क्यों है। क्योंकि देखिए हमारे जितने भी बोन की डेंसिटी या मिनरलाइजेशन जिसकी बोलते हैं, बात जो बोलते हैं, अगर मोटा मोटी मैं बोलूँ कि मजबूती, जो हमारे बोन का जो ढांचा है उसकी मजबूती हम कब तक दे सकते हैं, जब तक हमारी एज है, मतलब जो जवानी वाला एज है। अगर मैं बात करूँ जैसे फीमेल में अप टू 40, मेल में भी 50 तक, तो ये इस एज के बाद अगर जो ग्रोइंग एज है अगर बीत गई, और या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर 40 फीमेल में 40 के ऊपर अगर बीत गई, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं अब कसरत करके और अपनी बोन डेंसिटी को सही कर लूँगी या फिर अपने बोन को बहुत स्ट्रांग कर लूँगी, तो ये होगा नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप पहले से जितनी आप कसरत करते हैं अपने इस एज में, तो बाद में जाके ऑस्टियोप्रोसिस नामक एक बीमारी होती है जो कि खोखलापन ले आती है हमारे हड्डियों में, उससे आप बचेंगे। और ऑस्टियोप्रोसिस के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और ये रिपोर्टेड है, और ये बहुत ही अगर डेडली डिजीज़ है ऑस्टियोप्रोसिस, जो कि मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग कसरत करेंगे पहले, ये बाद में ऑस्टियोप्रोसिस होने का खतरा हमारे पास कम होगा। तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि 40 के बाद जो है आपकी हड्डियों के ऊपर इफेक्ट आने लग जाएगा। फीमेल में 40 आपने कहा, मेल में आपने कहा 50 के बाद। लेकिन अगर हम शुरू से अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छा खाना पीना फॉलो करते हैं और सही से एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या ये आगे प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता क्या? मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने भी बताया कि क्यों फीमेल में इम्यून सिस्टम क्यों ज़्यादा होता है और क्यों 40 के बाद ये कम होने लगती है। उसका कारण यही है कि आफ्टर मीनोपॉज हमारे शरीर में, जो फीमेल के शरीर में जो रसायन अभिक्रिया होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण उनकी डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो यही मैं ये मैंने अपना लेख आपने जो जिसको कोट किया कि जवानी में कसरत बुढ़ापे का सहारा, तो यही है कि आप लगता है कि कसरत और आर्थराइटिस होने के बाद एक्सरसाइज करने में हम कहीं कंफ्यूज हो गए। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कसरत करना बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको आर्थराइटिस हो जाए तो एक्सरसाइज करेंगे ना करें। नहीं, आर्थराइटिस की तो बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं सर से सिर्फ इतना क्लियर जानना चाहूंगी कि जैसे सर ने कहा कि 40 के बाद जो हमारी बोन्स होती है फीमेल्स की, वो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती क्योंकि मेनोपॉज की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से। तो बस यही क्लियर, उस पे भी आ रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर आर्थराइटिस में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या अवॉइड कर देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं नी की बात करूँ, तो अगर नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप्ड है, यानी कि ऑलरेडी ये हम एक्सरे में या पेशेंट को देख के ये पता कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसको 2-3 चीज़ें तो एकदम पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ नहीं करनी है। जैसे आपको सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले ही बोला, आलती पालती मार के जो हम बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, ये एकदम नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जितना जितना आप फ्लेक्स करते जाएंगे घुटना, आपका जो लास्ट में जब घुटना मुड़ता है 90 डिग्री से ऊपर, तो हमारा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उस समय। तो कार्टिलेज का ब्रेक डाउन पहले से हो सकता है और इसलिए आपको और ज़्यादा पेन होगा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और ज़्यादा ट्रिगर करेगी। तो ये जो 3 जो चीज़ मैंने बताई, ये एकदम अवॉइड करना है। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, अगर घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हमें सबसे ज़्यादा हमारा जो क्वाड्रिसेप्स है, ये जो पटेला बोलते हैं, जिसको आम भाषा में कटोरी बोलते हैं, कटोरी वाला बोन, इसके ऊपर जो हमारे टेंडन और मसल्स लगती है उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही मजबूती प्रदान करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने पे। तो हमें क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करनी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमा। आपका भी कहना है कि पेन किलर्स आर प्लेन किलर्स, आपकी सेइंग है। और हम देखते हैं कि जब भी हमें घुटनों में दर्द होती है, बहुत पेन होता है, जब भी कहीं जॉइंट्स में पेन होता है, बहुत पेन होता है, नहीं होता बर्दाश्त, तो हम पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं और रूटीन में लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना गलत है? और स्टेरॉइड्स की भी अगर हम बात करें तो आप इस पे क्या हमारे व्यूवर्स को समझाना चाहेंगे कि ये कितना, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि दवाओं को अगर तरीके से यूज़ किया जाए, प्रॉपर इंडिकेशन के में यूज़ किया जाए, प्रॉपर डोजेस में यूज़ किया जाए, तो वो वरदान साबित होती है। और अगर वही दवाएं गलत इस्तेमाल की जाएं तो मरीज की जान भी ले सकती है और मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। तो जितने भी ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, यानी कि जो पेन किलर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर होता है शरीर के विभिन्न अंगों पर। राइट, किडनीज पे असर होता है तो किडनी फेल हो सकते हैं। हमारे देश में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा लंग्स पे हो सकता है, ब्रेन पे हो सकता है, बोन्स पे हो सकता है। तो पेन किलर एक आध दो ले ली, कभी दर्द हो गया तो ठीक है, कभी कभार दर्द तो हम सबको होता है, राइट। लेकिन अगर परसिस्टेंट पेन हो रहा है तो उन दवाओं पर डिपेंड नहीं रहना। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे मरीज होंगे, अगर वो सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो डॉक्टर ने लिखी है और
फिर कह रहे हैं कि नहीं लेनी। तो कुछ एक कंडीशन ऐसे होते हैं उसमें, जैसे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, उसमें ये जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज़ होती हैं और उनका डिजीज़ मॉडिफिकेशन में भी रोल होता है। तो वो एक कंडीशन है जहाँ पे ये रेगुलरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जहाँ तक स्टेरॉइड्स की बात है, स्टेरॉइड्स आर्थराइटिस का मेन ट्रीटमेंट नहीं है, उसके डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं। अगर एमरजेंसीज़ है तो ऑर्गन सेविंग के फॉर्म में स्टेरॉइड यूज़ हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके होते हैं उनको यूज़ करने का। कहते हैं पल्स स्टेरॉइड दिया जाता है, जिसका जैसे हम चाहते हैं कि तुरंत असर हो किसी ऐसी बीमारी पे, नहीं तो मरीज का हो सकता है कि जैसे हाथ में गैंग्रीन हो जाएगी या पेशेंट को ब्रेन रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आर्थराइटिस की वजह से हुआ है, या फिर लंग्स रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम पल्स मेगा डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं और उनको फिर मेंटेनेंस थेरेपी पे भी रखा जाता है। लेकिन मैं बात करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की, जो कि कॉमन बीमारियां हैं, ज़्यादातर इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है मरीजों में जो हम देखते हैं, तो उनमें स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। और स्टेरॉइड जॉइंट्स में भी दिए जाते हैं राइट, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो कहना ये चाहूँगी कि मरीज अपने आप इन दवाओं का प्रयोग ना करे और डॉक्टर की सलाह पर ही वो ये दवाएं ले। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, जो एक्सरसाइज की आप बात कर रही थी, तो मैं ये कहना चाहूँगी हम एक्सरसाइज की बात ना करके फिजिकल एक्टिविटी की बात करें कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। कहा यह जाता है कि 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन 1 वीक, तो आप लगा लें आधे घंटे एवरी 5 डेज, एवरी डे फॉर 5 डेज कॉन्टिन्यूसली। ज़रूरी है टू कीप वन हेल्दी। हो सकता है वो वॉक करता हो सकता है वो जॉग करता हो, बाकी रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट जॉइंट्स के। योग को अपना जरूर अपना हिस्सा बनाए जिंदगी का। जी, मैं आप आगे बढ़ते, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है, आपका नाम? जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। जी प्रधान जी, आपकी क्या उम्र है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे मैडम से एक सवाल करना था। जी, सवाल पूछिए। एक्चुअली कुछ दिन पिछले महीने से मेरे को गर्दन में काफी प्रॉब्लम हुआ। ओके। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। ओके। तो एक्चुअली मुझे पूछना था कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, आपकी उम्र बता सकते हैं आप, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 41 है। 41। तो ये देखिए, स्पॉन्डाइलोसिस होना सर्वाइकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और 40 के बाद जैसे हम बात कर रहे हैं थोड़ी शुरू हो जाती है। कि इन्होंने कहा इनको कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, तो हो सकता है कि गलत पोस्चर में सो गए हों या इनका वर्क ऐसा हो, डेस्क जॉब हो जिसमें बहुत देर तक गर्दन झुका के काम करना पड़ता हो। तो अगर मान लीजिए हम मान भी लें कि ये स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से, तो नेक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और अगर इनके वर्क एर्गोनॉमिक्स कह देते हैं कि कैसे गर्दन रखनी है काम करते वक्त, आपका डेस्कटॉप कहाँ होना चाहिए, आपकी टेबल कितनी ऊंची होनी चाहिए, आपके चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसका ध्यान रखकर हो सकता है दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जैसे कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आप अगर ज़्यादा पेन प्रोसेस करती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और कुछ पोस्चर्स हैं जिसको आप सही तरीके से फॉलो करें तो मे बी इसके अंदर आपको आराम मिलेगा। थैंक यू। डॉक्टर अरुण, अभी जैसे मैम ने स्पॉन्डिलाइटिस की बात की तो उसमें जी कहते हैं रीढ़ की हड्डी से ये प्रॉब्लम शुरू होके बाकी जगह पे जाती है, तो इसमें पोस्चर्स का, हमारे बैठने का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? देखिए रितिका, हमारे जो बैकबोन है कई जगह से कर्व होती है और उसी को एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं अपन। तो जब भी आप बैठते हैं तो अगर आपका बैठने का तरीका सही नहीं है तो आपको पेन होगा। या फिर आप जब भी प्रोलॉन्ग बैठते हैं तो आपका एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बोन, बैकबोन आपको मेंटेन करनी है। पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन करती है तो जाहिर सी बात है 2-3 चीज़ें तो नहीं होंगी। जैसे कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा झुक के काम करती हैं तो मसल स्पाज्म होने की ज़्यादा खतरा होता है, मसल पुल होने की खतरा होता है, जिससे कि आपको बहुत एक्सटेंसिव पेन होता है। उसी समय लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं। तो आपको जब भी आप बैठते हैं तो एक तो प्रोलॉन्ग आपको बैठ के या झुक के कोई काम नहीं करना है। पहली चीज, आपको हमेशा जब भी आप बैठते हैं या ड्राइव करते हैं तो आपको ये मेंटेन रखना है कि हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बैक है उसको मेंटेन करना है। इस पे मैं चाहूँगी डॉक्टर पांडे कि हम इस टाइम आप चेयर यूज़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को एक बार लाइव बता सकते हैं कि किस तरह
बैठने का हमारा पोस्चर देखिए, होना चाहिए? अभी मैं जिस तरह से भी बैठा हूँ तो ना मैं बहुत ज़्यादा झुक के बैठा हूँ जी। ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, क्योंकि अगर मैं सामने जाता हूँ तो हमारे स्पाइन फ्लेक्स होती है, जब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो हमारी स्पाइन एक्सटेंड होती है। जब हमारा जो पोस्चर, अगर मैं गर्दन से लेके और बैकबोन नीचे तक की, जो टेल बोन तक की बात करूँ, तो कई जगह कर्व होती है हमारी, तो उसको सबसे पहले मेंटेन आपको ये करना है कि आप सीधा बैठने की कोशिश करें। और अगर आप डाइव भी कर रहे हैं तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि या तो डाइव करते हैं बहुत आगे झुक के करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स करके ड्राइव करते हैं। तो जब भी आप ड्राइव करें तो आपकी जो डाइविंग जो पीछे वाली सीट है उसको भी आपको मेंटेन करना है कि बैकबोन आपकी स्ट्रेट रहे एटलीस्ट। और अगर नहीं हो पाता है, अगर उसमें भी पेन आपको हो रहा है, तो यू हैव टू, आपको एक कुशन रखना जरूर है, सपोर्ट रखना है, जिससे कि आपको पेन ना हो। क्योंकि अगर ये सब चीज़ बचा लेते हैं तो ये जो बैकबोन का जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम पेशेंट इसी तरह के आते हैं कि बैक के प्रॉब्लम लेके, और ये प्रॉब्लम यंग एज में सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, और इस बैकबोन के अलावा क्या क्या और इस पे फैक्टर क्या है, जैसे स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं तो भी आपको बैक पेन होता है। ये बैक पेन कभी कभी आपको दोनों पैरों में रेडिएशन लेके आता है। पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि दोनों पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये स्पाज्म के कारण भी हो जाए, या फिर जैसे मैम ने बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अलावा लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। क्योंकि स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है बोन का आगे पीछे हो जाना, और अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो यानी कि कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये दो कंडीशन होती है स्पाइन में। तो इन दोनों कंडीशन के अलावा स्पाज्म हो सकता है, मसल पुल हो सकती है, उसके कारण भी हमें बैक में पेन हो सकता है, पैरों में झंझनाहट या सुनपन हो सकता है। और अगर इसका रोकथाम नहीं किया गया तो आगे वही जो हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम, जो हमारे पास पेशेंट आगे बोलते हैं मुझे डिस्क हो गया है जी, तो ये सब की भी समस्या से हो सकती है मरीज। राइट। तो इस पे एक छोटी सी चीज़ और मुझे क्लियर करिए कि अगर जिन्हें तो प्रॉब्लम है से अगर इसकी, तो उन्हें तो बैग यूज़ करना चाहिए, कोई भी सपोर्ट। अगर बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पोस्चर्स नहीं रख पाते, आदत है कि ऐसे ही बैठना है, तो उनको भी मतलब आप ये गाइड करना चाहेंगे कि वो बैक सपोर्ट यूज़ करना शुरू करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको भी प्रोलॉन्ग बैठने की आदत है, या फिर कोई ऐसा ऑफिस वर्क है कि प्रोलॉन्ग बैठना है तो वो स्टार्ट कर, तो कम से कम वो बैठकर कुछ मिनट आपको टहलना है, कुछ मिनट आपको स्ट्रेच कर लेना है अपने आप को। क्योंकि प्रोलॉन्ग, जैसे मैम ने अभी जैसे कॉलर भी हमारे जरूर ये बहुत ज्यादा गर्दन झुका के काम कर रहे होंगे, या फिर बहुत ज्यादा डेस्कटॉप ऐसे पोजीशन पे होगा कि इनको गर्दन एक्सटेंसिवली फ्लेक्स या एक्सटेंड हो रही होगी, उसके कारण ये चीज हुई है यंग एज में, क्योंकि 40 से कम थे। इसी तरह ये जो प्रॉब्लम आप बता रही है बैकबोन, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप बहुत ज्यादा अगर अपने एनाटॉमी से आप छेड़छाड़ करोगे तो ये कुछ ना कुछ बॉडी हमारी करेगी। थैंक यू डॉक्टर जैदी। अब देखते हैं शट का पेन जिसकी हम बात करते हैं, वो किस रीजंस की वजह से होते हैं? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, राइट पोस्चर की बात कर रहे थे, छठे पे भी आता हूँ। राइट पोस्चर, राइट डाइट, और राइट आपका दिनचर्या, और राइट मेडिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं शादी से पहले इसकी बात करता हूँ। राइट पोस्चर की बात हम कर चुके हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे कि पेन किलर्स की बात है, ऑब्वियसली पेन किलर्स वरदान हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग? पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया 40 साल की एज में, वो 80 साल तक की एज तक जिंदा है, तो कितना लंबा खाएगा? तो जाहिर से बात पॉसिबल नहीं है कि हमेशा पेशेंट पेन किलर पर रहे। और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि पेशेंट उसकी खुद एब्यूज़ करने लगते हैं, अपनी मर्जी से उस ड्रग्स को लेने लगते हैं। तो उसका नतीजा यह है कि आप देखते हैं कि आजकल गली गली में जो है डायलिसिस के सेंटर खुले हुए हैं। जैसे मैम ने भी कहा था कि किडनी पर असर होता है, सब कुछ होता है। तो मैं कहता हूँ कि हमको अपनी नेचुरल लाइफ में लौटना होगा एक तो इसके लिए। और नेचुरल लाइफ में लौटने के लिए हमको जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेन किलर के तौर पे ही उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा, अनटिल अनलेस देयर इज इमरजेंसी, और अनटिल अनलेस देयर इज एक्यूट प्रॉब्लम। जैसे मैं बात करता हूँ सपोज हल्दी की, एक पुराना है, लेकिन अब हल्दी के जो आप हल्दी की फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसका 95% हमारा जो है एक्सक्रीट हो जाता है, 5% अब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर हम नैनो हल्दी के तौर पे यूज़ करें, मतलब उसको हल्दी को एक राइट कंडीशन में ग्रो करके नैनो पार्टिकल्स बना करके उसको कैप्सूल में करके मार्केट में मिलता है, उसको यूज़ करें तो 95% अब्जॉर्ब होता है, 5% एक्सक्रीट होता है। इसी तरह से और बहुत सी दवाइयाँ हैं, अजगंध है, बहुत सी दवाइयाँ हैं, ये सब पेन किलर के तौर पे काम करती हैं। जैसे अभी बात कही डॉक्टर साहब ने कि अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो जीने पे चढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। अब मेट्रोपॉलिटन की अगर आप बात करें तो हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कोई ग्राउंड फ्लोर पर है, या हर जगह लिफ्ट भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें कुछ तो करना होगा उसके लिए। तो हम जो कहते हैं आर्थराइटिस, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहें या रूमेटाइड कहें, आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, जॉइंट के अंदर सूजन हुई है। तो सबसे पहले सूजन को कम करना है, ठीक है ना। सूजन को कम करने के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके रेस्ट देना होगा उसको। फिर यूनानी मेडिसिन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रेजिमेन है। स्पेसिफिक रेजिमेन में एक है तो रेजिमिनल थेरेपी। रेजिमिनल थेरेपी के अंदर दो चीज़ें हम करते हैं, बल्कि तीन चीज़ें हम करते हैं, दो नहीं। एक को कहते हैं बखूर,
बखुर कहते हैं फर्मेंटेशन को, मेडिकेटेड फर्मेंटेशन। मेडिकेटेड फर्मेंटेशन से क्या होता है कि जो मसल स्टिफनेस है वो मसल स्टिफनेस ठीक होती है। आपने देखा होगा कई बार नेचुरोथेरेपी वाले हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कराते हैं, तो हम हॉट फर्मेंटेशन कराते हैं मेडिकेटेड, नंबर 1। दूसरा हम करते हैं, आपने सुना होगा आजकल हिजामा बड़ा पॉपुलर हो रहा है, दैट इज कपिंग। कपिंग इज ए नेगेटिव सक्शन, जो कि वो वीडियोस में देखा है कप से, हाँ जी, जो पर्टिकुलर जॉइंट के पास में कप लगा करके, जो हमने बात की थी ना ह्यूमर्स की, कि ह्यूमर्स जो है वो कहना चाहिए पिट्रीफाइड हो गया है, तो उस जॉइंट्स पर हम वो कप लगा करके वो जो मॉर्बिड ह्यूमर्स हैं, जो खराब ह्यूमर्स हैं, उनको निकालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रेश ब्लड का इनफ्लो होता है। और वो प्रक्रिया करने से वो चीज़ें करने से वहाँ का इन्फ्लामेशन जो है बहुत जल्दी सबसाइड होता है। अगर इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पेन कम हो जाएगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो जाहिर से बात है उसके जॉइंट कार्टिलेज में डैमेज हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी। इरोजन हुआ है, कार्टिलेज खुरदरा हो गया है, जिसको कहते हैं कि भाई उसमें स्पाइक बन गया है, या कोई कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, जो भी हो गया है, व्हाटएवर इट इज, उसको प्रोटेक्शन करना है कि उसको हम नेचुरल कंडीशन पे तो नहीं ला सकते फौरी तौर से, लेकिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर सैदी कि घर के जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई, जैसे आपने हल्दी एक बताया कि वो है, रात को ये भी कहा भी जाता है कि वुमेन्स के लिए स्पेशली कि हल्दी वाला दूध पी के सोना चाहिए, तो आपकी बोन्स को वो स्ट्रॉन्ग करता है। और कोई, मैं चाहती हूँ एक दो आप ऐसे और कोई घरेलू हमें नुस्खे बताएं कि जिससे बहुत छोटे में आप हमें बताएं, जिसके अपनाने से जो है हमारी हड्डियों पे उसका असर हो। बिल्कुल, आप हल्दी तो आप घर में मिलती है, अदरक का इस्तेमाल तमाम घर में होता है, सौंठ का इस्तेमाल तमाम घरों में होता है, काली मिर्च का इस्तेमाल तमाम घरों में होता है, समझे। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा मेडिसिन के तौर पर जैसे मैंने नाम लिया सुरंजान का, एक जो गूगल जो है बड़ा फेमस है, गुगलू जिसको कहते हैं, बॉसवेलिया सेरेटा जिसको कहते हैं, बहुत इफेक्टिव है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि ये पहले से चलती आ रही है, इनके ऊपर इतना रिसर्च हो चुका है, इतना रिसर्च हो चुका है कि थाउजेंड्स पेपर्स इन पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कि ये रेमेडीज जो है इफेक्टिव हैं। और ये कपिंग पे भी, जो हिजामा, इस पे भी बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा लीच थेरेपी, जिसको कहते हैं जोंक लगाना, दैट इज आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि आजकल कहना चाहिए उसको ये जो माइक्रो सर्जरी में डॉक्टर यूज कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे उसके बहुत सारी ऐसे घरेलू नुस्खे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग अमूमन अपने घरों में भी इसको यूज करते ही हैं ज्यादातर, जैसे आपने चीजें। डॉक्टर उमा, इसमें मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है, ये मेजर हम शायद मानते हैं कि रीजन होता है हमारे जॉइंट्स पेन जिसमें डेफिशिएंसी रहती है, तो हम इसके अंदर सप्लीमेंट्स लेते हैं। शुरू से जब भी हुआ विटामिन D3 का है, आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए, तो क्या सप्लीमेंट ही इसका एक तरीका है, या कोई डाइट फॉलो करके या कोई और तरीके से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? देखिए, ये सच है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत कॉमन है, चाहे वो विलेजेस हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जहाँ पे डिटेक्ट होती है तो उनको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो मेंटेनेंस थेरेपी विटामिन डी की वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कब तक, राइट? बिकॉज विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और वो बॉडी में इकट्ठी होती है, एक्यूमुलेट होती है, और बहुत ज़्यादा अगर इसके लेवल्स हो जाएं तो अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कैल्शियम लेवल्स ब्लड में बढ़ जाएंगे, जो कि रीनल फेलियर कर सकता है, कार्डियक रिदम एब्नॉर्मलिटीज कर सकता है, जान तक चली जाती है। और ये नहीं कि वो एक बार में आज ज़्यादा हुआ पता चला और 3-4 दिन तक फिर हमने बंद रखा तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हमने देखा है जो मरीज कई बार हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, उनको बचाना मुश्किल हो गया है। तो लोगों को ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विटामिन डी सप्लीमेंट कैसे लेना है, कब लेना है, वो हमेशा फिजिशियन की सलाह से लें। एक चीज। दूसरी चीज, जो मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो है सनलाइट। लेकिन इंडिया में या कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं कि 80% ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज्ड इन द सन, और वो भी जो दोपहर वाली 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक की धूप है उसमें, एंड इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए कहते हैं आजकल फोर्टिफाइड फूड्स, अब आप देखें मिल्क फोर्टिफाइड है विद विटामिन डी, पनीर फोर्टिफाइड मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे फूड हैं जिसमें फोर्टिफाइड फूड्स हैं, वो लिए जा सकते हैं। और डाइट में मैं कहूँ तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिल सकता है, लेकिन फूड ऐसा कोई नहीं है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम्प्लीटली पूरा कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। तो मतलब फिर भी जैसे कि मैम ने बताया कि अगर आप विटामिन डी का भी इस्तेमाल करते हैं दवाइयों का, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए।
मैं एक छोटा छोटा मैसेज आप सभी से लेना चाहूँगी, बिकॉज समय की कमी है हमारे पास। तो मैं आप तीनों से सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ऐसा क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें कि ये प्रॉब्लम हो ही ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है इतनी सारी प्रॉब्लम। तो छोटे छोटे में आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स को कि क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें कि ये प्रॉब्लम्स ही ना हो। मैं कहूँगी कि अपनी जीवनचर्या को बहुत ही नियंत्रित रखें, अपना खान पान ठीक रखें जिससे मोटापा ना हो, कामकाज करने के तरीके को सही रखें, पॉजिटिव रहें, स्ट्रेस को अवॉइड करें। और आपको अगर आर्थराइटिस के कोई लक्षण आ भी जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि आप दवाओं से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और वो नौबत ही ना आने दें जहाँ पर आपके कोई अंग चाहे वो घुटने हो बदलने की ज़रूरत पड़े। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर पांडे, मैं तो बस केवल इतना ही कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत अच्छा, वेरी शॉर्ट एंड वेरी गुड मैसेज। जी डॉक्टर जैदी, आप क्या कहूँगा कहेंगे? कि स्ट्रेस से आप दूर रहें, जंक फूड को अवॉइड करें, अपना स्लीप को मेंटेन करें, और जो दिनचर्या की जो बात कर रहे हैं, दिनचर्या को अगर जो आप नॉर्मल रखेंगे तो तमाम भी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। और अपनी डाइट नॉर्मल डाइट, और अगर कुछ ऐसा हो जाए आपको तो सर्टेन डाइट्स ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना होगा, जो कंट्राइंडिकेटेड हैं, जिसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होती है, तो आप नेट के थ्रू भी जा करके देख सकते हैं। जी। तो अपने दिनचर्या को ठीक से रखना और स्ट्रेस से दूर रहना और पॉजिटिव रहना, ये खास चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो सेहतमंद हमारे रहना। व्यूवर्स जिसको अर्थराइटिस को काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही टेंशन वाला बीमारी मान रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत इजी कर दिया उनके लिए, समझा के कुछ ही नहीं करना, अच्छा खाओ, अच्छी कसरत करो और हैप्पी रहो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप प्रोग्राम में आए और इतना अच्छा आपने अर्थराइटिस के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन शेयर की। और हमें पूरी उम्मीद है कि नाजरीन आज की जो पेशकश है आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपके कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। और अब हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजूआत पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।